प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है सीकर, राजस्थान से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आप चाहे जैसे भी जीवन जी रहे हों, बस आपके उस जीवन में, अपने जीवन में धर्म, शास्त्र, ब्राह्मण, आरण्यक, ग्रंथ, पुराण, गौ माता, गुरु मंत्र, पर्यावरण के प्रति प्रेम और सूर्य की उपासना जोड़ दीजिए, और ये सारे वैदिक ज्योतिष में आते हैं। फिर आपको ना सफलता की ऐसी लत लगेगी कि आप फिर अपने जीवन का हर एक कार्य बिना ज्योतिषी से पूछे नहीं करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं होगा कि ये आपको स्वावलंबी होने से रोक देता है, नहीं। इसका अर्थ होगा कि ये आपको बुद्धिजीवी बना देता है, बुद्धिमान बना देता है, और ऐसा बुद्धिमान बनाता है जो व्यक्ति कभी भी असफलता को देखता तक नहीं, मतलब उसको असफल होते नहीं देखा जाता है। सामान्यतया हम जीवन में असफल इस वजह से भी होते हैं क्योंकि हमें तब ये ज्ञात नहीं रहता है कि हमारा लाभ कहाँ है और हमारी हानि कहाँ है, कौन सी सीढ़ी और कौन सा दरवाज़ा मेरे लिए सर्वोत्कृष्ट साबित होने वाला है, किससे मैत्री होनी चाहिए, किस दिशा में विवाह होना चाहिए, संतति को लेकर के हमारे संबंध क्या कहते हैं कुंडली के, है ना। तो ये सारी चीज़ें जन्म कुंडली के अध्ययन से पता चलती है। और साथ ही साथ आपके जीवन में जब ज्योतिष रहता है तो एक बात और भी है जो समझनी होगी कि इससे आप कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होते, कभी भी आप पथभ्रष्ट नहीं होते। इस वजह से माता और पिता को सबसे पहले अपने बच्चों की कुंडली दिखानी चाहिए, और कुंडली दिखाने से आप सब कुछ कर रहे हैं। उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए आप सारा एडमिशन ले रहे हैं, अच्छे से अच्छे ट्यूशन भेज रहे हैं, अच्छे अच्छे अध्यापकों से उसकी मैत्री करा रहे हैं, उससे उसके पास भेज रहे हैं। तो जब सारी चीज़ें जीवन में हो रही हैं तो फिर ये परंपराओं पे, ये जो हमारा ज्योतिष जो परंपरा है, इसमें हम विश्वास करने से क्यों चूक रहे हैं। इस वजह से जब सब कुछ हो रहा है तो ये भी ज़रूरी है। पर आजकल कलयुग का प्रभाव ऐसा है, जैसे हम कुंडली दिखाने चलते हैं तो ऐसा लगता है, हमारे दिमाग में ऐसी भावनाएं आती हैं, ऐसा विचार आता है जैसे हम पंडित जी पे एहसान कर रहे हैं। अपनी कुंडली दिखा रहे हैं मतलब पंडित जी पे एहसान कर रहे हैं। इस तरीके का एक वातावरण बना हुआ है और इसमें बहुत सारा झोल भी है, इस विषय को नुकसान भी हुआ है। और मैं तो ये बात भी कहता हूँ कि इस विषय का सबसे ज़्यादा नुकसान किसी अन्य से ज़्यादा इसके जानने वालों ने ही किया है ना। तो अपने ही पैरों पर जो ज्योतिष के मर्मज्ञों ने कुल्हाड़ी चलाई है, वो ऐसा घाव है जो कभी भी समाप्त नहीं होगा, वो नासूर बन जाएगा, बनता ही जा रहा है। इस वजह से इस विषय को बहुत ही परिपक्वता से समझने की आवश्यकता है। हम राजा तो बनना चाहते हैं, हम रानी बनना चाहते हैं, पर अपने जीवन में राज्य ज्योतिषी नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं ऐसे ही मेहनत करते रहें, क्योंकि हमारे दिमाग में ये विषय ठूंस दिया गया है, भर दिया गया है कि नहीं, कर्म पे विश्वास करो, और ज्योतिष और इन सभी विषयों में कुछ रखा नहीं है। ये वामपंथी विचारधारा से युक्त सोच है जो आज नहीं तो कल एक वक्त पे जाकर के टूट जाती है। क्योंकि मैं नित्य लोगों की कुंडलियाँ देखता हूँ तो 60-70 साल के लोगों की भी कुंडली देखता हूँ तो वो कहते हैं पंडित जी मैं तो पहले नहीं मानता था। युवा वर्ग की भी कुंडलियाँ देखता हूँ तो कहते हैं कि पहले पंडित जी मैं नहीं मानता था, पर कुछ चीज़ें ऐसी घटित हुई तब से ये मानना पड़ा। तो जब आप अपने हिसाब से नहीं आएंगे तो फिर परिस्थिति आपको ज्योतिषी के पास लेके आती है, ऐसी बात है। इसमें और भी एक चीज़ है जो बहुत आवश्यक है। इसमें कई बार हम जिसके पास कुंडली दिखाने जाते हैं वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर देता है, उससे हम नाखुश हो जाते हैं कि हमारा ज्योतिषियों पर से विश्वास उठ जाता है। बड़ी पक्की बात है और बिल्कुल स्पष्टतया मैं बात कह रहा हूँ। आप मुझे दिखाए, मैंने अपना काम अच्छे से नहीं किया, आप असंतुष्ट हो गए, फिर आपने गांठ बांध ली, नहीं अब मैं किसी ज्योतिषी को अपनी कुंडली नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि न तो उपाय काम करता है और न तो ज्योतिषी अच्छे से बताता है। तो इस विषय का इसके जानने वाले ने नुकसान किया ना, जो बड़े महारथ थे, बहुत विशारद थे, इस विषय को जानने वाले थे और बहुत अच्छे तरीके से उस व्यक्ति को समझा सकते थे, पर उनके कारण बाद के
ज्योतिषियों का भी नुकसान होता है, और ज्योतिष विद्या का जो नुकसान हुआ उसका तो कोई नुकसान नहीं होता है, ज्योतिष विद्या का कोई नुकसान नहीं है, पर सामान्यतया प्रायोगिक धरातल पर देखें तो इसका नुकसान तो जरूर हो जाता है। इस वजह से इसको अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है, इस पे विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे धन कमाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका पेट चल जाए ये बहुत होता है। आइए विषय पे लेके आता हूँ। सीकर राजस्थान से कुंडली आई है, और सबसे पहले बात करेंगे किसी भी कुंडली में उसका जो पंचांग होता है वो बड़ा आवश्यक होता है और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जन्म हुआ है जातक का चैत्र माह में, या जातिका का चैत्र माह में जन्म हुआ है, फाल्गुन माह और चैत्र का प्रभाव है। ऐसे लोग देखने में बड़े सुंदर होते हैं और उनको सबका स्नेह बड़ा बढ़िया मिलता है। इतना ही नहीं, वो प्रेम की भाषा समझने वाले होते हैं, प्रेम की शैली उन्हें बहुत अद्भुत तरीके से आती है। इनके जीवन में प्रेम की कमी ना हो, बस इतना ध्यान इनके परिवार वालों को निश्चित रूप से रखना चाहिए। जन्म हुआ है सोमवार को। सोमवार को जो लोग जन्मे होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, ज्ञान की भाषा भी इन्हें बड़ी अच्छी समझ में आती है, इनका प्रैक्टिकल बिहेवियर बड़ा अच्छा होता है। सोमवार को जन्मे लोग संतति वाले होते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को जन्म हुआ है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो शुभग्रह होते हैं, जो सरकारी नौकरी में व्यक्ति की सहायता करते हैं। इसके बाद चित्रा नक्षत्र, इस पे विश्वकर्मा भगवान का प्रभाव होता है। वैसे तो ये मंगल का नक्षत्र है, जहाँ कई बार रोग वगैरह भी ज़्यादा मिल जाती है, पेट का रोग व्यक्ति को ज़्यादा हो जाता है, बुद्धि कई बार भ्रमित हो जाती है, दूसरों के प्रभाव में व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। तो मैं बात कर रहा था चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र पे मंगल का प्रभाव, लेकिन वस्तुतः इसके जो स्वामी देवता हैं, यानी कि जो इस नक्षत्र पे आधिपत्य है, वो विश्वकर्मा भगवान का है, जो कई बार सभी रोगों के मूल जड़ हो जाते हैं, मूल हो जाते हैं। इस वजह से ओम विश्वकर्मणे नमः इस मंत्र का जब व्यक्ति को प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार तो निश्चित रूप से करना चाहिए। असगंध के वृक्ष की जड़ भी व्यक्ति को निश्चित रूप से धारण करनी चाहिए, चांदी के ताबीज में धारण करना चाहिए। नवग्रह कवच भी धारण किया जा सकता है। पेट से संबंधित समस्या अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो कई बार व्यक्ति को शहद और हल्दी के साथ सूखे मसालों का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। ऐसा ज़्यादा करने का अर्थ है कि उसको आयुर्वेद के रूप में, उसको औषधि के रूप में हमें धारण करना चाहिए, मतलब अपने शरीर में, भोजन में। कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा सरकारी नौकरी देने में सहायता करते हैं और व्यक्ति के पास धन अच्छा होता है। इतना ही नहीं, इस तिथि को जन्मे लोग संतति वाले भी होते हैं। वृद्धि योग में जन्मे हैं, इस वजह से व्यक्ति हमेशा ही वृद्धि को प्राप्त करेगा। शूद्र वर्ण और राक्षस गण है, इस वजह से कई बार व्यक्ति तटस्थ हो जाता है और कई बार उसमें तमस तत्व की प्रधानता हो जाती है या तमस तत्व से प्रभावित हो जाता है। तमस तत्व के प्रभाव में होने के कारण कई बार दाम्पत्य पे व्यक्ति का फोकस उतना नहीं रहता, कई बार बच्चों के परवरिश पे, बच्चों के लालन पालन में, या कई बार बड़ों के आदर में, या कई बार अनुशासन में व्यक्ति आलस से बरतता रहता है, या उसके जो संबंध होते हैं वो लोगों से ऊपर नीचे खट्टे मिट्ठे देखने को मिलते हैं। तो शूद्र वर्ण और राक्षस गण के कारण व्यक्ति का जो प्रभाव है वो बड़ा ही तामसिक होता है, हमें उसको ठीक करना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके तमस तत्व की प्रधानता को हटा करके, मतलब जीवन में मारना, काटना, छीनना, दूसरे की शिकायत करना, पीठ पीछे बुराई करना, मांसाहार भोजन करना, मसालेदार भोजन करना, बाजार का ज़्यादा खाना, या किसी को कुछ भी बोल देना, या कई बार बहुत ज़्यादा देर तक सोना, बहुत ज़्यादा देर तक जागना, बहुत प्रमाद के साथ कोई काम करना, है ना, दूसरों की कमज़ोरी देखना, ये सब चीज़ों से हमें अपने आप को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इतना ऊंचा दर्शन रखिए कि कहीं आपको बिछना भी पड़े, कहीं आपका नुकसान भी होता हो, कहीं आपके ससुराल में कुछ अनादर भी होता हो, तो भी आपका दर्शन इतना मजबूत रहे कि आपको उससे नुकसान ना हो। मतलब कहने का अर्थ मेरा ये है। तो यहाँ कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा बहुत अच्छे हो गए। चित्रा नक्षत्र मैंने बताया, यहाँ स्वास्थ्य की समस्या होती है, और शूद्र वर्ण और राक्षस गण के कारण हमारे पास तमस तत्व की प्रधानता रह रही है हमारे स्वभाव में। उस वजह से उसको हटा करके शुद्ध सात्विक प्रवृत्ति की तरफ अपने दिमाग को लेके जाना है। मतलब सात्विकता, जहाँ सभी जीवों का आदर हो, बड़ों का आदर हो, एजुकेशन अच्छी करें, जितना ज़्यादा हो सके अच्छे लोगों से मैत्री करें, अच्छे लोगों से मैत्री के साथ साथ समय पे सोना, समय पे जागना, नित्य मंदिर का दर्शन, धर्म पालन, स्वाध्याय में निरंतर रत रहें और ऊंचे से ऊंचे लक्ष्यों का निर्धारण करके उस पे आगे बढ़ने के लिए अगर हम अपने दिमाग में प्रेरित करते रहेंगे खुद को, तो निश्चित रूप से एक दिन हम समाज में अपने परिवार और कुल का नाम रोशन कर पाएंगे।
अन्यथा तो सारी चीज़ें उलझ रही हैं। तो आपका संबंध कभी उलझ रहा है, कभी आपके मित्र उलझ रहे हैं, कभी आपकी पढ़ाई उलझ रही है, कभी आपका स्वास्थ्य उलझा रहा है। तो सब जो है वो ताना बाना ऐसा उलझा हुआ सा है। तो उसको उलझा हुआ नहीं करके हम उसको सुलझाएं, उसको बेहतर करें, क्योंकि जीवन एक बार मिला है। इसको जितना ज़्यादा हो सके सुंदर इतना सजा दीजिए कि लोग आपके बारे में ऐसा अच्छा सोचें और आपके बारे में एक अच्छी राय विकसित हो, है ना। क्योंकि हमें इसका दबाव इस कुंडली पे दिखाई दे रहा है, जहां हम कई बार सिर्फ आत्म केंद्रित हो जाते हैं। तो कुंडली में जो पंचांग है वो लगभग अच्छा बना है। पंचांग में सबसे अच्छी बात है कि आपकी कुंडली के चंद्रमा व्यवस्थित बने हैं। उसके बाद कमजोरी कहाँ आई है कि शूद्र वर्ण और राक्षस गण है। हमें दाम्पत्य पे फोकस करना है और हम जितना ज़्यादा हो सके अपने पति और पत्नी का जो है वो सेवा भाव अपने दिमाग में जरूर रखेंगे। तो ये आपकी कुंडली का पंचांग। अब आगे आपकी कुंडली के लग्न चक्र में कौन से ग्रह किस राशि में बैठे हैं और कितने अंशों में बैठे हैं, इसका दर्शन करा देता हूँ। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न यानी कि वायु तत्व की कुंडली और शीर्षोदयी राशि। वायु तत्व की कुंडली होने के कारण व्यक्ति बहुत तीव्र गति से विकास करने का पक्षधर होता है। उसे बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें चाहिए और अपने जीवन को वो इस वजह से भी पूरा समझता है क्योंकि उसके पास सांसारिक सारे सुख उपस्थित होते हैं। वो जीवन में कभी भी इस बात को लेकर के उधेड़-बुन में नहीं रहेगा कि उसके पास क्या नहीं है। उसके पास सारी चीज़ें हैं। मतलब दुनिया भर में जितने भी सुख संसाधन के होते हैं वो सब उसके पास उपस्थित रहेंगे। और बहुत तीव्र गति से चलने वाली कुंडली, एक तरफ झुक करके हल्के से तेज चलने वाली कुंडली होती है। और ये राजकुमार और राजकुमारियों की जैसे जीवन को आगे बढ़ाने वाली कुंडली होती है। 23 अंश 55 कला की कुंडली बनी है, जिसका अर्थ होता है कि कुंडली प्रबुद्ध है और निर्णय सही लेगी। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति का भाग्य भाव में जाना, जहां नवम भाव में सूर्य और बुध का बैठना, और जरा ध्यान से देखें तो सूर्य और बुध का बैठना, जहां जिस राशि में बैठे हैं बुध लग्नेश होकर के भाग्य भाव में, इस भाव के अधिपति स्वग्रही हैं। अपने कारक क्षेत्र में राहु के संग बैठे हैं, जो कभी कभी व्यक्ति की चिंता बढ़ा रहे हैं। लेकिन नवम भाव में सूर्य और बुध व्यक्ति को सामाजिक और प्रतिष्ठित बनाने के साथ साथ माता पिता, पूर्वज, दादा दादी, इन सबके भाग्य का सुख प्राप्त करने वाला, बल्कि उनके भी भाग्य की वृद्धि करने वाला बना रहे हैं। दशम स्थान में शुक्रदेव बैठे हैं, जो मालव्य योग घटित कर रहे हैं। जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का अधिपति डिस्पोजिटर प्लैनेट गुरु भी उच्च के हैं। इस वजह से शुक्र भी बली हो गए और गुरु भी बली हो गए। जिस भाव में गुरु बैठे हैं उस भाव का अधिपति जन्म कुंडली में पंचम भाव में, जरा ध्यान से देखें तो चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे से नवम पंचम के संबंध में बैठ करके व्यक्ति को बुद्धिशाली बना रहे हैं। और जिस राशि में चंद्रमा बैठे हैं उस भाव का अधिपति वापस उच्च का हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि जिस राशि में शुक्र बैठे, जो इस कुंडली के 12वें और पंचम भाव के स्वामी हैं, वो दिग्बली तो नहीं हैं पर बलवान जरूर हैं, क्योंकि गुरु से दृष्ट हैं। और जिस राशि में शुक्र बैठे हैं उसका डिस्पोजिटर उच्च का है। जिस राशि में गुरु बैठे हैं उसका अधिपति बहुत अच्छी स्थिति में गुरु से केंद्र में है। और जिस राशि में चंद्रमा बैठे हैं इसका अधिपति वापस वही आ गया। मतलब A बराबर B, B बराबर C, तो A बराबर C हो गए, है ना। ऐसा जब त्रिकोणात्मक संबंध कुंडली में बनता हो तो कुंडली पे आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। अब एक बात और है जो जन्म कुंडली में सबको समझनी चाहिए कि किसी भी भाव के ठीक पीछे अगर भाव बलवान हो तो वो भाव भी बलवान होता है और वो ग्रह भी बलवान होता है। तो इस कुंडली में पंचमेश जहाँ बैठे हैं वो उच्च के हैं और ये ज्योतिष का महानतम सिद्धांत है। सिद्धांत क्या कहता है कि जन्म कुंडली के त्रिकोण का स्वामी दशम में और पंचम स्थान का स्वामी अगर दशम स्थान में बैठ जाए तो व्यक्ति समाज में जाना जाता है अपनी बुद्धिमानी के कारण। जिस भाव में पंचम भाव के स्वामी बैठे हैं उच्च के, उसके ठीक पीछे सूर्य और बुध इस भाव को बलवान बना रहे हैं। तो क्यों बलवान बनाएंगे? क्योंकि जन्म कुंडली के सप्तम स्थान से अलग अष्टम, नवम, दशम, एकादशवां और 12वां ये भाव दृश्य क्षेत्र कहे गए हैं और दृश्य क्षेत्र में सूर्य और बुध अनुकूल परिणाम करते हैं। एक बात जो और भी ज़्यादा समझने वाली होगी कि जन्म कुंडली के दशम स्थान में शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि जा रही है, जो इस कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी हैं। इसका अर्थ होगा कि दशम स्थान पे शनि की तीसरी दृष्टि, उच्च के शुक्र और गुरु की अपनी राशि पे दृष्टि। इसका अर्थ है कि जन्म कुंडली का दशम स्थान ज़्यादा एक्टिव है और इसका अर्थ ये भी होगा कि व्यक्ति अपने जीवन में सबसे ज़्यादा अपने करियर को लेकर के पॉजिटिव होगा और अपने करियर को वो कभी भी किसी के ऊपर आश्रित नहीं होगा। वो सदैव आगे बढ़ने वाला, स्वतंत्र मानसिकता का, न्याय दर्शन का
में परिपक्व मजबूत निर्णय लेने वाला, बेहतरीन दाम्पत्य का सुख भोगने वाला, संतति वाला, अनुभवी, ज्ञानी और धर्मात्मा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि समाज को जो देना है वो भी व्यक्ति देगा, क्योंकि दशम स्थान समाज का है। पद जो व्यक्ति को मिलनी चाहिए वो मिलेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र उच्च के हैं। व्यक्ति के जीवन में स्थिरता रहेगी। क्यों? क्योंकि गुरु और शनि दोनों दशम स्थान को देख रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में एक्सपीरियंस है। क्यों है? क्योंकि शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि है। और साथ ही साथ एक्सपीरियंस केतु भी देते हैं, जो केतु की दृष्टि जन्म कुंडली के दशम स्थान पे बन रही है। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ ये सारी बातें बहुत अच्छी और अक्षरशः सिद्ध हो रही हैं। एक बात और भी है, जन्म कुंडली के दशम स्थान में शुक्र दिग्बली नहीं होते, पर हाँ कमज़ोर जरूर हो जाते हैं। दिग्बली नहीं होने के कारण, या ये भी कहते हैं कि शास्त्रकार ये भी बात लिखते हैं कि जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह जहाँ बलवान होता हो दिशा के बल से, उसके जस्ट अपोजिट वाले भाव में वो दिग्बल से हीन होने के कारण कमज़ोर भी हो जाता है। इसका नुकसान ये होगा कि व्यक्ति को, एक फ़ायदा ये है कि व्यक्ति जहाँ कहीं भी नौकरी करेगा अच्छे पद पे करेगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में करे चाहे वो सरकारी, पर सरकारी के योग ज़्यादा लगे हैं। और उसका एक कारण यहाँ पे और भी है, रोक के बता दूं कि द्वितीय भाव में उच्च के गुरु बैठे हैं केतु के साथ, जो व्यक्ति को अनुभवों के साथ पद भी देते हैं। मतलब व्यक्ति का एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और उसका पद भी बढ़ता जाएगा। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली के दशम स्थान में जो शुक्र अकेले होते हैं, दिशा के बल से जब कमज़ोर हो जाते हैं, तो व्यक्ति को कई बार जब शुक्र की दशा अंतरदशा चलेगी तो संतति से व्यक्ति को लाभ होता कम दिखता है या नुकसान ज़्यादा होता है, या कई बार उस दशा काल में गर्भधारण मुश्किल से होता है, या कई बार उस दशा काल में संतति से मतभेद बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, कई बार जब शुक्र की दशा जब कभी भी आए और उस दशा काल में आप संतति के लिए कोशिश करते हो तो आपको निराशा हाथ लगती है। ये दशम स्थान के शुक्र का एक नेगेटिव परिणाम होता है, जो एक तरफ आपको क्राउन दे देते हैं, आपको सिंहासन मिल जाता है, और दूसरी तरफ आपको उस सिंहासन का वारिस देर से मिलता है। या कई बार जैसे राजा दशरथ 60,000 वर्ष तक शासन किया, उसके बाद जाकर के उनको राम के रूप में, भगवान राम के रूप में उनको पुत्र मिला, क्योंकि वो इतने अच्छे थे कि उनके जैसा कौन उनका बेटा बनेगा। क्योंकि पुत्र को वस्तुतः पिता से अच्छा होना चाहिए, पुत्र की प्रगति पिता से ज़्यादा होनी चाहिए, है कि नहीं बात? तो भगवान को ऐसा कोई दिख ही नहीं रहा था जो राजा दशरथ का पुत्र कोई किसी को वो भेज सके। इस वजह से उनको उतने वक्त तक उतना लंबा इंतजार करवाया और आयु भी दी, और स्वयं 11,000 वर्षों तक, है ना, शासन किया। भगवान ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या पे शासन किया है। अयोध्या ऐसी राजधानी जो उस समय उसके जैसा वैभव साक्षात इंद्र भी उपस्थित नहीं करा पाते थे। अयोध्या के बारे में बात है, अब विषयांतर हो गया हूँ पर कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे बात कर दी कि जन्म कुंडली में दशम स्थान के शुक्र व्यक्ति को सिंहासन दे देते हैं, और लेकिन समस्या क्या होती है कि उस सिंहासन के वारिस को ढूंढने में दिक्कत होती है या प्राप्त करने में दिक्कत होती है। मतलब यहाँ पे ये बात पक्की है। इसका अर्थ होगा कि हमें संतति पे विचार आरंभ से ही करना होगा, और हमें वैसे किसी भी जीवन में ऐसे किसी भी नियम को अपनाना नहीं होगा, कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना होगा जिससे संतति मिलने में दिक्कत हो, या फिर कई बार संतति के सुख में दिक्कत हो। मतलब हमारे पास अगर संतति हमारे पास आ भी जाती है तो भी हमारा संबंध उसके साथ कैसे बेहतर रहे, हमें उसकी कोशिश करनी होगी। पुनर्वसु नक्षत्र का लग्न बना है, जो बहुत ही बेहतरीन है और ये उत्तम है, बहुत अच्छी बात है। लग्न के अधिपति का भाग्य भाव में जाना और भाग्य भाव के अधिपति का स्वग्रही अष्टम भाव में होना आयु अच्छी पर चिंतन भी देते हैं। मतलब कई बार व्यक्ति को चिंताएं घेरती हैं। और एक बात और है, मंगल जन्म कुंडली में अग्नि तत्व के ग्रह होकर के भूमि तत्व की राशि में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन में जिम्मेदारी है और व्यय भी है। इसका अर्थ है कि व्यय बिगड़ा भी हुआ है। व्यय बिगड़ा है ये 100% सही नहीं है, क्योंकि व्यय इस वजह से भी बिगड़ा हुआ है, लेकिन इस भाव के स्वामी तो उच्च के बैठे हैं। इस भाव के व्यय को जब कभी भी आप विचार में रख रहे हैं तो आपको गुरु को जरूर देखना होगा, गुरु भी तो उच्च के हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यय मतलब अर्थ ये होता है कि उसके पास धन की समस्या या धन व्यय में गलत जगह पे नहीं होगा, क्योंकि गुरु उच्च के हैं। पर हाँ, हम दूसरों के साथ अपनी एनर्जी ना लगाएं, हम अपने आप को जितना हो सके शांत रखें, हम मैत्री अच्छी करें, हमारा धन किसी दूसरे को नुकसान, हमारे धन का नुकसान किसी दूसरे के द्वारा ना हो, या कई बार कि हमारा धन किसी दूसरे को प्रसन्न अप्रसन्न करने के लिए ना हो, जी हुजूरी के लिए ना हो। हमारा धन हमारे मित्र हमारी चापलूसी करके ना खाते हों,
इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसा बचपन से ही संभव हो सकता है। दूसरा, अब मैं थोड़ी सी बात आपकी कुंडली में अष्टम स्थान में बैठे शनि राहु की कर देता हूं। तो अष्टम स्थान में जो शनि और राहु बैठे हैं वो एक तरफ आपकी कुंडली को अच्छी आयु दे रहे हैं, पर अष्टम स्थान के राहु भी मकर राशि में बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं। किसी अन्य शुभ ग्रह का कोई प्रभाव तो नहीं है, पर कम से कम उस राहु पे एक शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाने से व्यक्ति की चिंताएं जरूर समाप्त होती हैं। लेकिन हाँ, इतनी बात भी जरूर है कि वो कई बार आपकी चिंताओं को बढ़ाने वाले भी बनेंगे, जैसे कि वो बेसिकली ऐसा नेचर देते हैं। राहु की दशा में पेट से संबंधित समस्या, वात से संबंधित समस्या, गैस बनता है पेट में, और कई बार व्यक्ति के दिमाग को परेशान करता है, या भविष्य के व्यय को लेकर के खतरा है। आमदनी आ गई तो कहाँ व्यय किया जाए, इस बात को लेकर के व्यक्ति संशय में रहता है। कोई भी वस्तु मिल गई अचानक से तो उसको बैलेंस करने में गड़बड़ी है। अचानक से एक ही बार में इतना पैसा आ गया कि आप फूले नहीं समाये और फिर वो उसको नुकसान में लेके चला जाता है। ऐसा ना हो, इस वजह से हमें राहु को नियंत्रित करना होगा, अपने दिनचर्या को ठीक रखना होगा, मैत्री अच्छी रखनी होगी, हमारा निर्णय गलत ना हो, हम इस पे फोकस करेंगे। हम बड़ों का आदर किस तरीके से कर सकते हैं, हमारा सम्मान समाज में कैसे बना रहेगा, हम इस बात पे भी चिंतन करेंगे। अब बात करते हैं कि ग्रहों की, तो सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं, जो पराक्रमेश होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, पराक्रम को देख रहे हैं, तो छोटे बड़े भाई बहनों का सहयोग मिल जाता है। जितने भी बड़े भाई बहन होंगे, जो छोटे होंगे, जो माता पिता होंगे, जो इष्ट मित्र होंगे, सबसे व्यक्ति को प्रेम मिलता रहता है, और व्यक्ति माता और पिता के लिए भाग्यशाली साबित भी होता है। सूर्य बैठे हैं 19 अंश के शतभिखा नक्षत्र में, राहु जन्म कुंडली में उत्तराषाढ़ में, तो इसका अर्थ होगा कि सूर्य और राहु का परिवर्तन हो रहा है, जो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास की वृद्धि तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक पक्ष ये भी होता है कि कई बार व्यक्ति को वो चीज़ जो बहुत जल्दी मिल जानी चाहिए, उसके लिए उसे संघर्ष में भी जाना पड़ता है। हालांकि अगर जन्म कुंडली में अष्टम भाव में राहु नहीं बैठे होते तो ज़्यादा अच्छी बात होती। हो सकता कि ज़्यादा अच्छा ये होता कि राहु वहीं सूर्य के साथ बैठ जाते, या दशम स्थान में शुक्र के साथ बैठ जाते, या लाभ भाव में मंगल की राशि में बैठ जाते, है ना। तो सूर्य बैठे हैं 19 अंश के, नवांश चक्र के आधार पर भी वो ग्रह आपकी कुंडली में धनदायक हो रहा है। दशमांशा चक्र के आधार पर भी वो ग्रह आपकी कुंडली में आपके कारोबार में और मन लगाने में सहयोगी साबित हो रहा है। चंद्रमा आपकी कुंडली में तुला राशि में बैठे हैं, धन भाव के स्वामी होकर के शुभ ग्रह होते हैं, अपने भाव से 4 घर आगे बैठे हैं। शुभ ग्रह की राशि बनी हो, वहाँ से 4 घर आगे वो शुभ ग्रह बैठा हो, गुरु से केंद्र में बैठा हो, चंद्रमा से त्रिकोण में बैठा हो, किसी पाप ग्रह का बहुत ज़्यादा असर उसके ऊपर नहीं हो, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात और कुछ नहीं होती है। इसका अर्थ होगा कि जन्म कुंडली के पंचम स्थान के चंद्रमा आपके स्वास्थ्य में लाभ देंगे, आपकी दिनचर्या को ठीक रखेंगे, प्रेम प्राप्त करवाएंगे, बुद्धिमानी रखेंगे, आप अपने धन का 100% इस्तेमाल करेंगे। कभी भी धन किसी के द्वारा हरण नहीं किया जाता है या नहीं किया जा सकता। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हैं, और जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति भी, देखिए, तो सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे थे राहु के नक्षत्र में, और राहु सूर्य के नक्षत्र में, चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं चित्रा के, वो नक्षत्र का स्वामी मंगल 12वें भाव में रोहिणी नक्षत्र में। इसका अर्थ होगा कि चंद्रमा और मंगल का भी नक्षत्र परिवर्तन हो गया। इस वजह से कुंडली इतनी मजबूत हो गई, इसकी पिलर इतनी मजबूत हो गई कि व्यक्ति कितना भी ऊंचा महल बना सकता है। तो मैंने चंद्रमा तक की बात की, जिसमें सूर्य का परिवर्तन राहु के नक्षत्र के साथ, चंद्रमा का परिवर्तन मंगल के नक्षत्र के साथ। अब विचार करिए बुध पे। बुध इस कुंडली के लग्नेश होते हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं। यहाँ नवांश कुंडली में मेष राशि में बैठे हैं, धन भाव के स्वामी होकर के, उनके ठीक पीछे घर्षण लगा हुआ है। इसका अर्थ होगा कि कई बार बुध की दशा में थोड़े बहुत मतभेद धन और व्यापार और धन बचाने को लेकर के हो सकते हैं, जबकि दशमांशा चक्र में स्वग्रही होने के कारण वापस से उन्हें रिवाइव होता हुआ भी नजर आ रहा है। देख रहे हैं, मतलब बुध की दशा में ऐसा संभव है कि आने वाली दशा जो बुध की ही है, अब आगे होगी शनि के बाद, उसमें व्यक्ति को आरंभ में धन हानि होगी, पर बाद में चल करके वो उसे पुनर्प्राप्त कर लेगा। दशमांशा चक्र की स्थिति के आधार पर मैं यही बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर बुध की बात करते हैं तो आपकी कुंडली में बुध बैठे हैं 21 अंश के, जो सर्वाधिक अंशों के साथ उपस्थित हैं। अब यहाँ पे एक सिद्धांत लागू होगा, लग्न कुंडली के लग्नेश ही आत्मकारक हो रहे हैं, ये तो पहली नंबर की अच्छी बात हो गई। दूसरा, नवांश चक्र में वो धन भाव से संबंध बना रहे हैं। यहाँ के लग्नेश यहाँ के धनेश हो गए, और यहाँ के लग्नेश यहाँ के आत्मकारक भी हैं, और यही ग्रह जो यहाँ आत्मकारक है वो लग्नेश है, वो यहाँ पे स्वग्रही बैठ रहा है दशमांशा चक्र में। कौन है? इस कुंडली का भाग्येश। और दूसरा,
यहाँ के लग्नेश आत्मकारक हुए। जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति जन्म कुंडली का दशमेश है। और किसके साथ बैठा है? जन्म कुंडली के योग कारक ग्रह हो जाते हैं शनि। एकादशवें भाव में बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं, नवम भाव के स्वामी होकर के। अच्छी बात है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो बुध बैठे हैं जिस राशि में, ये कौन है? धन भाव के स्वामी होकर के 12 में बैठे हैं। उस पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि है क्या? तो एक शुभ ग्रह की दृष्टि जा रही है। इसका अर्थ होगा कि यहाँ के लग्नेश जो आत्मकारक थे, यहाँ धनेश होकर के एकादशवें भाव दूसरे भाव के स्वामी होकर के 12 में बैठे थे, पर गुरु से दृष्ट थे। जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का अधिपति नीच का है, लेकिन उनका नीच भंग इस वजह से हो रहा है क्योंकि चंद्रमा और मंगल आपस में परिवर्तन कर रहे हैं। ये कितनी आतिशबाजी है ग्रहों की, इसको चिन्ह लगा के बताते हैं, तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे समझते हैं, चिन्ह लगा करके बताने में थोड़ी गड़बड़ी होती है कि मुझे फिर से बोर्ड वापस मिटाना और बनाना पड़ता है। तो एक बार फिर से बताते हैं। यहाँ पे धन भाव के स्वामी 12 में बैठे और गुरु से दृष्ट हो गए। जिस राशि में बुध बैठे हैं मेष राशि में, उसका अधिपति मंगल देखिए कर्क राशि में है, और जहाँ ये बैठे हैं नीच होकर के, उनका नीच भंग चंद्रमा कर रहे हैं। कैसे? एक तो सबसे पहले केंद्र में होकर के, और दूसरा कि चंद्रमा की राशि में मंगल और मंगल की राशि में चंद्रमा। अब जरा ध्यान से देखिए, यही चंद्रमा यहाँ वृश्चिक राशि में बैठे हैं और नवमांश चक्र में भी, दशमांशा चक्र में भी सप्तम भाव में ही बैठे हैं, सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। और जरा ध्यान से देखिए, यहाँ एकादशवें भाव में बैठे हैं। जिस भाव में चंद्रमा बैठे हैं उस भाव का स्वामी इन्हें देख रहा है। ये अद्भुत बात है, अद्भुत ही नहीं बहुत अद्भुत है। इसकी आप प्रशंसा में पत्र लिख सकते हैं, जो बहुत सावधानी से समझने की आवश्यकता होती है। तो कुल मिलाकर के, और एक बात और है, यहाँ जो राहु बैठे हैं वो कहाँ बैठे हैं? 10 नंबर की राशि में। यहाँ राहु कहाँ बैठे हैं? जन्म कुंडली में 10 नंबर की राशि में। और यहाँ जो राहु बैठे हैं वो कहाँ बैठे हैं? तुला राशि में, 10 नंबर की राशि से केंद्र में जहाँ बैठे हैं। इस भाव का अधिपति देखिए शुक्र स्वग्रही है ना, बड़ी विलक्षण बात। फिर से बताता हूँ, यहाँ राहु कहाँ बैठे? 10 नंबर में। यहाँ राहु कहाँ बैठे? 10 नंबर में। सिर्फ आप ग्रह को देख लीजिए। और यहाँ जहाँ बैठे हैं इस भाव का स्वामी देखिए स्वग्रही है पंचम भाव में। ये इतनी अच्छी बात है कि पूछिए मत। व्यक्ति को अपने आप को पहचानने की बस आवश्यकता है। कुंडली में जितने भी ग्रह होते हैं ये ईश्वर स्वरूप होते हैं, भगवान के अवतार हैं ये। कैसे कैसे? सूर्य भगवान राम हैं, चंद्रमा भगवान कृष्ण है, मंगल भगवान का नृसिंहावतार है, बुध भगवान का बौद्धावतार है। और इस बुद्धावतार पे एक कहानी छोटी सी याद आ गई कि भगवान बुद्ध को, मतलब भगवान नारायण को जब बौद्धावतार लेना था तो उन्होंने भी गणेश जी की तपस्या की थी और कहा था कि मैं धरती पे जा रहा हूँ और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सनातन धर्म के विरुद्ध में एक धर्म स्थापित कर सकूं जो वेदों की निंदा करेगा। तो भगवान वहाँ गणेश जी उन पे प्रसन्न होते हैं, उनको वरदान देते हैं कि जाइए आप अपने काम में सफल होंगे, है ना। तो उसमें बुद्ध बौद्धावतार हैं। देवगुरु बृहस्पति जो हमारी कुंडली में होते हैं वो भगवान के वामन अवतार हैं। शुक्रदेव भगवान के परशुरामा अवतार हैं। शनिदेव कश्यप अवतार हैं। राहु वाराह अवतार हैं और केतु भगवान का मीन अवतार है। ये अवतार हैं। अगर ये आतिशबाजी खेल रहे हैं, अगर ये स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, अगर ये एक दूसरे के साथ राशियों में संबंध बना रहे हैं, नक्षत्रों का संबंध बना रहे हैं, इसका अर्थ है कि वो आपके जीवन में उतनी ही अच्छी अच्छी लीलाएं करने वाले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भगवान जब अवतार स्वरूप हमारी कुंडली में उपस्थित मजबूत और कमज़ोर होते रहते हैं और जब उनकी आतिशबाजी होती है तब वो आकाश में नहीं, आतिशबाजी आकाश में होती है। और जो कुंडली में ग्रह आतिशबाजी करते हैं वो हमारे जीवन में रंग बिरंग के रंग भरते हैं, हमारे जीवन को खुशहाल बनाते हैं, हमारे जीवन में तकलीफ़ें नहीं होने देते, हमें बचाते हैं बुरी संगति से, हमारा संबंध बनाते हैं अच्छे लोगों से, हमारा दाम्पत्य सुखद करते हैं, हमारी विद्वता अच्छी होती है, हमारा व्यय अच्छा होता है, हम मर्यादित होते हैं, हम सहिष्णु होते हैं, हम अहिंसक होते हैं, है ना। ये सब हमारे ग्रह हैं, जो ग्रह अलग नहीं हैं, ये अवतार हैं भगवान के, जो हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। और वस्तुतः ये ग्रह हमारे चरित्र निर्माण में उतने ही सहायक होते हैं जितने कि माता पिता के संस्कार। और माता पिता के संस्कार भी आपको तभी मिलेंगे और वो सूट करेंगे जब इन ग्रहों का संपूर्ण आशीर्वाद आपको मिला रहेगा। देवगुरु बृहस्पति कमज़ोर हो जाएंगे
सारे संस्कार को आप पीछे लेते चले जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है। तो कहने का अर्थ है यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम। शास्त्रकार लिखते हैं, वाराहमिहिर भगवान ने लिखा, ये पूर्व जन्म का कृत्य है, ये आपका संस्कार है जो आपको ढोते 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 यहाँ तक लाया है। ये पूर्व जन्म के कृत्य हैं जो ग्रह के रूप में आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं। और परमात्मा ना आपकी कुंडली आपके जन्म से पहले बना रखी है। आप गर्भ में जब नहीं थे उससे पहले आपका भाग्य लिखा जा चुका था। ये बड़ा विशाल दर्शन है, ये कोई छोटा दर्शन नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, अपने मन से तुम्हें कुछ भी नहीं बोलता, बिना शास्त्र की आज्ञा के मैं कुछ भी नहीं बोलता, कोशिश भी करता हूँ कि ना बोलूँ, ठीक है। तो ये हमारे पूर्व के आचार्यों का ऐसा मत कि ब्रह्मदेव ने आपके जन्म से पहले आपकी कांटी डाली थी। तो इसको ठीक करिए, और जो कमज़ोर है उसको समझने की कोशिश करिए, और जो मजबूत है उसको साथ लेकर के चलिए, उसको छोड़िए मत, उसको त्यागिए मत। जो अच्छा मित्र है उसको रुष्ट मत होने दीजिए, और जो खराब है, जो बुरा है, जिसकी परछाई भी आपको नुकसान करती है, उसके पीछे भी मत जाइए। क्लियर है? तो ये जन्म कुंडली में चंद्रमा मंगल, बुध के बारे में मैं चर्चा कर रहा था, बुध पे ही इतनी सारी चर्चा हो गई। बुध की दशा में व्यक्ति के पराक्रम का लाभ होगा, और बुध की दशा में व्यक्ति की शिक्षा बढ़ेगी, मैनेजमेंट बढ़ेगा, उच्च शिक्षा बढ़ेगी, विदेश यात्रा बढ़ेगी, विदेश में नौकरी मिल जाए, अच्छे जगह पे व्यक्ति की पोस्टिंग हो जाती है, भाग्य का सुख बढ़ता है, धर्म का सुख बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसी बुध की दशा में व्यक्ति को करियर का व्यक्ति ऊंचाई प्राप्त करता है, संतान प्राप्त हो, आभूषण प्राप्त हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, वाणी का सुख बढ़ जाए, भाग्य का लाभ बढ़ जाए, कई तरीके से कई बार भाग्योदय हो जाए, ये सब बुध कराएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में उच्च के हैं, 10 अंश के, इस वजह से उनका थोड़ा सा प्रभाव जो है वो लग्न का भी मिलेगा, शिफ्ट करेंगे लग्न की तरफ वक्री होने के कारण, और लगभग वो ठीक होंगे। कई बार वो छोटी मोटी पेट की परेशानी या दिमाग को कभी कभी उधेड़-बुन में रखेंगे, मतलब व्यक्ति कई बार सत्य और असत्य के बीच में समझने में उसको दिक्कत होगी। हालांकि बुध यहाँ पे गुरु से ठीक बैठे हैं, पर चंद्रमा गुरु से केंद्र में बैठे हैं, तो गुरु और बुध का संबंध तो उतना अच्छा नहीं है, पर चंद्रमा गुरु और शनि, और गुरु और शुक्र का संबंध, और गुरु और मंगल का संबंध निश्चित रूप से अच्छा है। इसका अर्थ होगा कि गुरु की महादशा में शुक्र का, बुध का, मंगल का, शुक्र का ये सब संबंध, गुरु चंद्रमा, गुरु शुक्र, गुरु मंगल और गुरु शनि, ये संबंध अच्छे जाएंगे। उसी गुरु की दशा में व्यक्ति का कारोबार और लाभ, और अपने कारोबार में इतना धन कमा ले कि अपनी सारी जिम्मेदारी गुरु की दशा में समाप्त कर दे लगभग। तो ये सारी चीज़ें गुरु की दशा में होती हुई नजर आएंगी। रुका हुआ काम गुरु की दशा में बढ़ेगा, आप कभी भी बेरोजगार नहीं रहेंगे गुरु के कारण, गुरु आपको मार्ग देंगे, आपका विवाह अच्छा होगा, आपके विवाह में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप लगभग लाभान्वित होते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें गुरु से आती हैं। बैंकिंग, फाइनेंस, शेयर बाज़ार, शिक्षकीय गुण, सॉफ्टवेयर, ये जो चीज़ें होती हैं, अच्छे पद पे जाना, अच्छे पद की तैयारी करना, न्याय प्रिय होना, LLB LLM करना, है ना, ऐसी चीज़ें जन्म कुंडली में बनी हुई हैं। उसके बाद बुध के बाद गुरु की बात कर रहा हूँ। गुरु ठीक कर रहे थे, गुरु पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, नवांश चक्र के आधार पर वो अपनी दशा काल में, और दशमांश चक्र के आधार पर, आपकी कुंडली के आधार पर वो आपको भौतिकीय सुख देंगे और साम्राज्य का अधिपति बनाएंगे। उस दशा काल में संतान का सुख भी बढ़ सकता है, तीर्थ यात्रा भी हो सकती है, क्योंकि चर प्रकृति की राशि में बैठे हैं और जल तत्व की राशि में बैठे हैं। गुरु की दशा आपको तीर्थ दर्शन भी करा सकती है। ब्राह्मणों का आवागमन घर पे बना रहेगा, और पैतृक संपत्ति का लाभ बढ़ेगा। दादा दादी, मामा मामीन, जो बड़े नए लोग हैं, उन लोगों से आपकी मैत्री अच्छी होगी, उन लोगों से संबंध अच्छे होंगे गुरु की दशा में। शुक्रदेव की बात करते हैं, उच्च के बैठे हैं, मालव्य योग बना रहे हैं 18 अंश के। अगर चंद्रमा केंद्र में हो जाते तो मालव्य योग भंग हो जाता, पर बहुत अच्छी बात है, भगवान ने यहाँ भी आतिशबाजी की बड़ी अच्छी वाली कि यहाँ पे उन्होंने केंद्र में चंद्रमा को नहीं रखा। इस वजह से आपकी कुंडली में शुक्रदेव 18 अंश के बैठे हैं, गुरु से दृष्ट होने से अनुभवी हो जा रहे हैं। इस कुंडली के आधार पर शुक्र की दशा में अच्छा पद मिले, प्रमोशन मिले, अच्छी जगह पे ये लाभ होता है, व्यक्ति को भवन का सुख बढ़िया मिलता है, समाज की प्रतिष्ठा बढ़ती है। पर हाँ, करियर को लेकर के थोड़े बहुत कन्फ्यूजन में व्यक्ति को रहते हुए देखा जाता है, या कई बार व्यक्ति के मानसिक प्रभावों में कमजोरी भी देखी जाती है, मन अव्यवस्थित रहता है, लगातार व्यक्ति किसी न किसी चिंता से ग्रसित अपने आप को शुक्र की दशा में रखते हुए नजर आता है। शुक्र वहाँ रेवती नक्षत्र में बैठे हैं, और वो बुध जन्म कुंडली में बैठे हैं गुरु के नक्षत्र में। हालांकि गुरु और बुध का जो प्रभाव बन रहा है नक्षत्र का, वो बहुत ही उत्तम बन रहा है, क्योंकि शनि जिस नक्षत्र में, गुरु जिस नक्षत्र में बैठे हैं शनि के
नक्षत्र में, और शनि जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसको जरा देखिएगा तो सूर्य तो ठीक है, पर गुरु जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति शनि उन्हें देख रहा है। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है और शनि की दृष्टि है उस भाव पे। इस वजह से नक्षत्र का स्वामी अगर उन्हें देख रहा है तो नक्षत्र को या उस ग्रह को हानि में नहीं जाने देता है और कुंडली के सभी ग्रहों को संपूर्णतया न्याय करना ही पड़ता है। तो मैंने गुरु और शुक्र तक की बात की है। शुक्र की बात अब कर देता हूँ। उच्च के हैं, नवांश कुंडली के आधार पर वो आपको सांसारिक सुख देंगे। स्थिति के आधार पर तो मैं ये बात भी कह सकता हूँ कि यहाँ पे दशमांसा चक्र के दशम भाव के योग कारक ग्रह होकर के केंद्र में मजबूत होकर बैठे हैं। उनके ऊपर चंद्रमा की दृष्टि है, जिस भाव का अधिपति वहीं बैठा, और उनके आगे ठीक गुरु बैठे हैं। इनका बल जन्म कुंडली में बुध बढ़ा रहे हैं, चंद्रमा बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ जन्म कुंडली के योग कारक ग्रह होकर के त्रिकोण में बैठे हैं। यहाँ पे लग्नेश का अष्टम भाव में बैठना थोड़ी कमजोरी है। यहाँ सूर्य और शनि का बैठना संतान में कई बार दिक्कत हो सकती है, संतति होने में। इस वजह से पेट का ध्यान रखें और कुंडली मिला करके विवाह करें। गुरु यहाँ पे दशम स्थान को, धन को और 12वें भाव को देख रहे हैं। इस वजह से कारोबार में या जब कभी भी कोई जीवन में समस्या आएगी गुरु उसमें मदद करेंगे। पति अगर व्यापार करने वाला मिल जाए तो भी अच्छा है, नौकरी करने वाला तो थोड़ा कम ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो स्थिति दिखाई दे रही है वहाँ मंगल जन्म कुंडली में 4, ये तो बात मैंने बता रखी है। शुक्र के बाद अगर शनि की बात करते हैं तो शनि देव आपकी कुंडली में अपनी राशि के हैं। अपनी दशा काल में वो आपको पराक्रमी बनाएंगे, आलस्य नहीं करने देंगे और रुके हुए काम को बनाने वाले भी बन रहे हैं। मतलब शनि की दशा भी आपकी कुंडली में काफ़ी लाभान्वित करने वाली हो सकती है। हाँ, पर शनि की दशा में सूर्य का अंतर, राहु का अंतर और कई बार चंद्रमा का अंतर कष्ट देने वाला हो सकता है। उसी शनि की महादशा में बुध का अंतर भी कभी कभी परेशान करने वाला होगा, और बाकी चीज़ें ठीक दिखाई दे रही हैं। राहु आपकी कुंडली में ठीक नहीं बैठे हैं। अष्टम भाव के राहु किसी भी स्थिति में बहुत अच्छे और मजबूत नहीं माने गए हैं। इस वजह से अगर हो सके तो अपने आप को बहुत ज़्यादा सोचे या विचार में मत डालें, बहुत ज़्यादा चिंतन करें। चिंता की आवश्यकता नहीं है। कोई भी काम करना है उसके पीछे बहुत सारे तर्क होते हैं, उन सभी तर्कों पे मजबूती से उस पर अध्ययन करें। किसी को धन देना हो, कोई निवेश करना हो, किसी से संबंध आगे बढ़ाना हो, मित्रता करनी हो, ससुराल के लोगों से संबंध करना हो, इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से परखना होगा और तब जा कर के आगे बढ़ना होगा। उसके बाद अगर मैं विभिन्न वर्ग चार्ट के आधार पर बता दूं तो संतान के लिए गुरु की दशा, मंगल की दशा, बुध की दशा, शुक्र की दशा के साथ चंद्रमा की दशा अच्छी रहेगी। पर शनि की दशा, राहु की दशा और काफ़ी हद तक सूर्य की दशा में संतति को कष्ट हो सकता है। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे शुक्र, राहु और केतु की दशा में। साथ ही साथ आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा में भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं देखने को मिल रही हैं। भाई बहन से थोड़ी बहुत दूरी रहेगी, मतलब भौगोलिक स्तर पे, पर प्रेम रहेगा। माता और पिता के लिए ये कुंडली 100% बहुत अच्छी है। दादा दादी के लिए ये कुंडली 100% बहुत अच्छी है। ये कुंडली अपने पिता के धन के ऊपर आश्रित नहीं रहेगी। ये स्वाभिमानी कुंडली है जहाँ व्यक्ति निश्चित रूप से अपने माता और पिता के लिए भाग्यशाली साबित होगा। संतान वगैरह के मामले में ये कुंडली ठीक बनी है। शुक्र, चंद्रमा और मंगल की दशा में धन लाभ होगा, पर थोड़ी मेहनत भी करनी चाहिए। जबकि शनि, राहु, केतु, सूर्य, बुध और गुरु की दशा में धन लाभ निश्चित रूप से आसानी से और बड़ी सरलता से हो जाएगा। आप भाग्यशाली हैं, इस बात में कोई संशय नहीं है, पर अगर उसमें दिनचर्या का सपोर्ट नहीं मिला तो देवता और इष्ट नाराज होंगे, जिसका असर आपके दाम्पत्य पे, आपके वैवाहिक जीवन पे, आपके संतान के साथ संबंध, पड़ोसियों के साथ संबंध और आपके स्वास्थ्य पे पड़ेगा। इस कुंडली में बेसिकली मुझे किन किन बातों का ध्यान और भी रखना होगा जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले चित्रा नक्षत्र में दान करिए। पुष्य और पुनर्वसु, रोहिणी, रेवती, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे हैं। अंक आपकी कुंडली के लिए 1 और 4 अच्छा रहेगा। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पूरब और उत्तर दिशा में। प्रेम संबंध, विवाह में योग बने हुए हैं, प्रेम विवाह भी इस कुंडली में हो सकता है। साथ ही साथ मैत्री करनी हो तो तुला और कुंभ वालों से करें। शत्रुता कभी भी मेष, सिंह और धनु वालों से न करें। इतनी सारी चीज़ें हैं। इस कुंडली में मारक भी दशा चलेगी तो कभी गुरु, राहु, केतु और शनि की दशा मारक होगी,
चंद्रमा की दशा मारक सिद्ध नहीं हो रही है। सप्तमम मारक स्थानम तस्मातु प्रबलम धनम मरणम मारकेशस्य दशायाम प्रवदित सुधि। द्वितीय भाव में राहु केतु का प्रभाव है, इस वजह से गुरु की महादशा में केतु, शनि और राहु ये मारक होंगे। इन दशा में हमें धन, दाम्पत्य, विवाह, संतान, प्रेम और अपना स्वास्थ्य और विचार, इन सब पे बहुत मजबूती से नियंत्रण रखना होगा, उसको कंट्रोल में रखना होगा, नहीं तो कई बार ये भटकाव में जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं एक बात और भी कह दूं तो इस कुंडली पे किसी बाह्य व्यक्ति का प्रभाव भी प्रभावित कर सकता है। इस वजह से माता पिता को इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि बच्चे को समुचित प्रेम मिले, इतना प्रेम मिले कि वो आपके प्रेम की कमी हमेशा ही महसूस करे अपने जीवन में। इस बात से ही इस कुंडली को और भी ज़्यादा मजबूती दिलाई जा सकती है। इतनी सारी चीज़ें हैं, अब मैं क्या ही बताऊं इस कुंडली में, पर बता देता हूं। अष्टक वर्ग के आधार पर व्यक्तित्व अच्छा है, वाणी पे और भी ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, रेगुलर अपने आप को नियम में बांध कर रखने की आवश्यकता है, पराक्रम बहुत अच्छा है। इस कुंडली में निद्रा अच्छी होनी चाहिए, प्राणायाम करें और अपने घर की सफाई खुद से करें, सूर्य को अर्घ नियमित रूप से दें, गणेश जी को दूर्वा नित्य अर्पित किया करें, शिव जी पे कभी कभी शहद, पीसी हुई चीनी या दूर्वा की रस अर्पित करें। इसके साथ साथ हम अपने पढ़ाई पे 100% ध्यान देंगे, इमोशनल होकर के छुट्टियां लेकर के अपनी पढ़ाई को गैप नहीं करेंगे। इसके साथ साथ नौकरी और व्यापार दोनों ही इस कुंडली के लिए 100% अच्छा है, आप चाहे जो कर सकते हैं। कंसंट्रेशन पे काम करने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा छोटी बात पे बतंगड़ नहीं बनाना है, तिल का ताड़ नहीं करना है, बातों को त्यागने की आवश्यकता है। अपने आप को स्वीकार करिए कि हाँ आप गलती हैं और दूसरों को क्षमा करने की आदत बनाए रखें। इसके साथ साथ इस कुंडली के भाग्य को बल देने के लिए आदित्य हृदय, गणपति अथर्व शीर्ष और गणेश संकटनाशक स्तोत्र बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगे। इसके साथ साथ पीपल के वृक्ष की परिक्रमा शनिवार को निश्चित रूप से करें। अपने घर में ठाकुर जी की तस्वीर या विश्वकर्मा भगवान की तस्वीर निश्चित रूप से रखें जहां भी आप सोते हों। इसके अतिरिक्त इस कुंडली की सामाजिक छवि, भविष्य में राजनीति या राजनीतिक परिवारों से जो ताल्लुकात होता है, जो संबंध होता है, उसका भी योग इस कुंडली में बना हुआ है। ये कुंडली जितना भी चाहें आप प्राप्त कर सकते हैं, बस आप 100% अपने पराक्रम को डालने की कोशिश करिए। ये कुंडली ऋण में फंस जाएगी तो उलझना तय है। इस वजह से ऋण का लेन देन सावधानी से करें, या किसी को भी देना हो तो बहुत सावधानी से ऋण का लेन देन करें। कई बार आप अपने बहुत नज़दीकी व्यक्ति को भी अगर ऋण देंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इस बात का भी ध्यान आपको रखना होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।